हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। मैं हूं आशु और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 5 अगस्त 2021 के, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो। लेकिन आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। और गाइस, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नाम क्या है एप्लीकेशन का? करियर्स क्लाउड। और अपनी जीमेल आईडी मतलब अपनी गूगल अकाउंट के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हो। एक बार चेक जरूर करें यार, प्राइस बहुत कम है इसका, मतलब खुद सरप्राइज हो जाएंगे कितने कम प्राइस पे दे रहे हैं। और इसमें खासियत क्या है कि 90 से 95% तक वो करंट अफेयर आपके कवर हो जाएंगे जो आपको आपके एग्जाम में मिलेंगे। यही खासियत है फेयर्स क्लाउड की। लेकिन ये करंट अफेयर किस तरह से कवर होगा? आपको एक डेली सेक्शन मिलेगा। डेली में 3 तरह के सेक्शंस होंगे, जिसमें डिटेल करंट अफेयर्स भी होंगे, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में होंगे और क्विज होगा, जो कि आप डेली हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। वीकली करंट अफेयर होगा, वीकली में भी सेम 3 चीजें होंगी। डिटेल होगा, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा और क्विज होगा, जो कि आप हर हफ्ते हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली सेक्शन में आपको 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी डिटेल करंट अफेयर के साथ, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और बेस्ट 100 भी मिलेंगे, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में। और दोस्तों एक पॉकेट पीडीएफ मिलेगी जिसमें करंट अफेयर सिर्फ 2 लाइन या 3 लाइन में होंगे, ताकि आप जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को अपने एग्जाम से पहले रिवाइज कर सको। और आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग तरह के टॉपिक वाइज पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब एक टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी न्यूज होंगी वो आपको एक ही पीडीएफ में मिल जाएगी। तो जिस भी टॉपिक को रिवाइज करना चाहते हैं आप उसको उठा सकते हैं। और दोस्तों बैंकिंग अवेयरनेस सेक्शन के जो स्टूडेंट है, मतलब जो बैंकिंग के स्टूडेंट है, उनको 3 चीजें मिलेंगी। डिटेल, दूसरी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी का, एक क्विज होगा जो कि आप हर महीने हमारे एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे, वो भी बैंकिंग और इकोनॉमी से ही रिलेटेड होगा। जितना भी पास्ट करंट अफेयर है 2021 का, वो आप अगर एक ही पीडीएफ से रिवाइज करना चाहते हो वो एग्जाम पीडीएफ से कर सकते हो। और अगर आप डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना चाहते हो वो भी मिलेगा आपको, लेकिन आपको इसमें क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से आपको पूछे जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम स्टेट करंट अफेयर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और खास बात क्या है कि हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर कर रहे हैं। तो गाइस, ये कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं दी जा रही है, मतलब हम ऐसे नहीं कि आपसे कोई बहुत ज्यादा पैसा ले रहे हैं इस चीज के लिए। सारी चीजें एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगी और इसका कॉस्ट बहुत ही कम है, एक बार आप चेक जरूर करें। और गाइस, सिर्फ अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, लॉगिन करना है और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक कर देना, ताकि 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर लें। प्राइस बहुत कम है, उसके ऊपर भी आपको इनिशियली 10% डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप इस कोड का यूज करेंगे ASH10 का। और गाइस, आप जो है वो इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हम उसको पर्सनली सॉल्व करेंगे। तो 5 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक जो है वो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन है, विच मेट्रो विल बी इंडियाज फर्स्ट लाइटेस्ट मेट्रो ट्रेन as to be being manufactured with the aluminium। तो इंडिया की सबसे लाइटेस्ट मेट्रो ट्रेन कौन सी होने वाली है जो कि एल्यूमिनियम से बनाई जाएगी? और दोस्तों ये होने वाली है पुणे मेट्रो, जो कि पहली मेट्रो है पुणे एरिया के अंदर और इंडिया की लाइटेस्ट मेट्रो ट्रेन भी बनेगी। और दोस्तों इसको कौन सी कंपनी बना रही है? आपने याद रखना है, कंपनी का नाम है तीतागढ़, जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है, वो इसको बना रही है। तो आप यहां पे भी देख सकते हो कि पुणे मेट्रो जो है वो मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है? तीतागढ़ फिरमा या फायरमा स्पा प्लांट कर रहा है, जो कि आप कह सकते हो तीतागढ़ की ही एक सब्सिडरी है, जो कहां पे स्थित है? इटली के अंदर स्थित है। और ये पहली ट्रेन जो है वो आने वाली है सितंबर के अंदर 2021 में, मतलब अगले महीने जो है वो इंडिया में आएगी। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा इस कंपनी को 34 ट्रेन बनाने का टारगेट मिला है और हर ट्रेन के अंदर 3 बोगियां होंगी, मतलब 3 कोच होंगे। इसका मतलब 34 × 3 करेंगे तो 102 कोच जो है वो ये बना के देगी, जिसमें से पहली ट्रेन मतलब 3 कोच जो हैं वो सितंबर में आ जाएंगे। और पूरी ट्रेन जो है वो कंप्लीट का मतलब ये 34 के 34 ट्रेन का जो सेट है वो कंप्लीट कब होगा? 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा लाइटेस्ट है, ये मेट्रो ट्रेन है और एल्यूमिनियम से बनाई जाएगी, ऐसा पहली बार होगा हमारी कंट्री के अंदर। और ये अल्ट्रा मॉडर्न मेट्रो जो होगी इसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखा गया है, इसमें कार्बन एमिशन जो है वो लो होगा, मतलब इन्वायरमेंट को भी कोई नुकसान नहीं करेगा, फ्यूल एफिशिएंसी भी जो है वो अच्छी होगी। ये तो होगी मेट्रो की बात। लेकिन दोस्तों एक बात और याद रखनी है, पहली गुड्स ट्रेन जो है वो चल पड़ी है हल्दीबाड़ी मतलब वेस्ट बंगाल से
चिल्लाहाटी जो कि कहां पे है, बांग्लादेश में है, उसके बीच में ये ट्रेन स्टार्ट होगी। 1965 से बंद पड़ी हुई थी, मतलब 1965 में से पहले जब आप कह सकते हो 1965 तक जो है वो ट्रेड होता था इस रूट के थ्रू, लेकिन बंद कर दिया गया था उसके बाद। तो अब ये 5th रेल लिंक जो है वो बन चुका है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, दिसंबर 2020 से जो है वो जो स्टार्ट हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो अपनी 50th एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है आज़ादी के, और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी ने इनॉग्रेशन जो है वो इसका किया था। तो ये इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट भी बढ़ाएगा दोनों एरियाज की, और रीजनल ट्रेड भी बढ़ाएगा, लाइक वेस्ट बंगाल और आप कह सकते हो चिल्लाहाटी एरिया के अंदर। और इंडियन रेलवे के बारे में याद रखना है, 1853 में लॉर्ड डलहौजी उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, जिन्होंने बॉम्बे टू थाने जो है वो पहली ट्रेन जो है वो चला दी थी। और करंटली जो सीईओ हैं और आप कह सकते हो चेयरमैन है रेलवे बोर्ड के, वो कौन है, सुनीत शर्मा। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, न्यू दिल्ली। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। हु हैज अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहता हूं कि टोटल मैनेजिंग डायरेक्टर एलआईसी के अंदर कितने हैं, 4 हैं। तो रिसेंटली एक रिटायर हुए हैं, और वो कौन है, विपिन आनंद रिटायर हो गए हैं। तो उनकी जगह जो है वो खाली पड़ी हुई थी, वेकेंट थी, तो उस जगह को फिल किसने किया है, मिनी आईपे ने फिल किया है। तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। तो अब मिनी आईपे का चेहरा देख सकते हो, जिनको एमडी बनाया गया है एलआईसी का, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं एक एमडी नहीं है दोस्तों, एलआईसी के कितने एमडी हैं, 4 एमडी हैं। और दोस्तों 4 एमडीज में से एक का नाम मिनी आईपे है, विपिन आनंद रिटायर हो चुके हैं। और कौन है बाकी 4 एमडीज में, एक है आपके पास एमके गुप्ता, जिनको मुकेश कुमार गुप्ता के नाम से जाना जाता है, राजकुमार हैं एक है सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती आपने काफी बार सुना होगा। तो ये 3 ऑलरेडी थे, तो एक पोजीशन खाली थी, मिनी आईपी को लगा दिया गया है। तो आपने याद रखना है, क्योंकि जुलाई 2021 में विपिन आनंद रिटायर हो चुके थे। और एलआईसी दोस्तों इस ईयर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एलआईसी का आईपीओ सरकार निकालने वाली है। इसकी ऑथराइजेशन कैपिटल 25,000 करोड़ कर दी गई है, और एलआईसी की रिटायरमेंट एज भी जो है वो क्या कर दी गई, 62 कर दी गई है। और इसका चेयरमैन का पद भी जो है वो खत्म कर दिया गया, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कहा करेंगे वो कहते हैं इसको। तो वो अभी जो है वो चेयरमैन के नाम से जाने जाते हैं, और वो कौन है, एमआर कुमार हैं एलआईसी के। तो ये भी आपने याद रखना है। सतीश अग्निहोत्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है जुलाई महीने की, आपने याद रखना है। ये मैनेजिंग डायरेक्टर लगाए गए हैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन के, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर सतीश अग्निहोत्री। तो बहुत कुछ इस क्वेश्चन से हमने सीख लिया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से बंदे को जो है वो सम्मान दिया गया है, कनाडा का हाईएस्ट प्रेस्टिजियस ऑर्डर है ब्रिटिश कोलंबिया अवार्ड का। तो दोस्तों याद रखना है, ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया अवार्ड, हाईएस्ट अवार्ड, वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड है कनाडा का, किस बंदे को मिला है, अजय दिलावरी को मिला है, जो कि दिलावरी ग्रुप के फाउंडर भी हैं। तो याद रखेंगे आंसर क्या होगा, अजय दिलावरी। आप देख सकते हो यहाँ पे उनको ब्रिटिश कोलंबिया अवार्ड जो है वो दिया गया, ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। तो आपको पता होना चाहिए कि दिलावरी ग्रुप काम क्या करता है। ये लार्जेस्ट ऑटोमोटिव ग्रुप है कनाडा के अंदर, जो कि अजय ने ही स्टार्ट किया था, अजय दिलावरी ने स्टार्ट किया था अपने भाई कैप दिलावरी और टोनी दिलावरी के साथ मिलके। तो इस चीज को आपने याद रखना है। और साथ ही साथ ये बहुत बड़ा आप कह सकते हो कैनेडियन सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा पैसे जो है वो डोनेट किए हुए हैं चैरिटेबल कॉजेज के लिए, लाइक आप कह सकते हो हेल्थ के लिए इन्होंने डोनेट किया हुआ है, मेंटल हेल्थ के लिए कह सकते हो, एजुकेशन के लिए इन्होंने डोनेट किया, पब्लिक सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा चैरिटी जो है वो इन्होंने की हुई है, इसलिए इनको ये हाईएस्ट ऑर्डर मिला है। तो ये अवार्ड जो है वो उन पर्संस को दिया जाता है जो कि आप कह सकते हो कि ह्यूमन या आप कह सकते हो कि लोगों को ऊंचा उठाते हैं, उनको बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं किसी भी तरह से, और साथ में कौन से एरिया के, ब्रिटिश कोलंबिया के। ये आपने याद रखना है, ब्रिटिश कोलंबिया के, या मतलब और भी एरियाज के अंदर, लेकिन ये हाईएस्ट अवार्ड जो है वो ब्रिटिश कोलंबिया के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसमें ब्रिटिश कोलंबिया को लिया गया है। तो नाम याद रखेंगे अजय दिलावरी दोस्तों। बाकी ऑप्शंस भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी हाईएस्ट अवार्ड्स मिले हैं अलग अलग कंट्री के, जैसे आर के सबरवाल देख सके हो आप, इनको ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार दिया गया है। ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार जो है वो मंगोलिया का हाईएस्ट अवार्ड है, आप कह सकते हो वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। पीएस साईनाथ जो है वो उनको फुकुओका प्राइज मिला है, फुकुओका प्राइज जापान का 2021 का, ये जापान का वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड है आप कह सकते हो। ऐसे ही श्यामला गणेश को एक जापान का और मिला, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। ये ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन जो है वो जापान का हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो ये बंदे जो हैं वो अपने याद रखने, क्योंकि इनको अलग अलग कंट्री के हाईएस्ट सिविलियन मेडल जो हैं वो मिल चुके हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किनको प्रोफेसर सीआर राव सेंटेनरी गोल्ड मेडल अवार्ड मिला है। सेंटेनरी का मतलब 100 साल पूरे हो चुके हैं सीआर राव के,
तो अभी भी जिंदा हैं, तो उनका अवार्ड जो है वो स्टार्ट किया गया, पहली बार 2021 में स्टार्ट किया गया है। और ये पहला अवार्ड किस बंदे को मिला है, तो ये जगदीश भगवती को भी मिला है, जो कि बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हैं। और सी रंगाराजन को भी मिला है। सी रंगाराजन तो आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हैं दोस्तों, और सी रंगाराजन कमेटीज आपने बहुत बार सुनी होंगी। तो आंसर क्या होगा इसका, बोथ ए एंड बी होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जगदीश भगवती जी और सी रंगाराजन जी दोनों को पहली बार इनॉग्रल है, मतलब पहला जो है वो सी आर राव सेंटिनरी गोल्ड मेडल अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो आपने सबसे पहले यही याद रख लेना कि सी आर राव कौन थे। सी आर राव जो हैं अभी भी थे नहीं। सी आर राव जो है वो इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन है, स्टैटिस्टिशियन है, और पद्म विभूषण इनको इंडियन गवर्नमेंट दे चुकी है 2001 में। तो उनके नाम से ये अवार्ड सरकार ने स्टार्ट किया था उनका 100 ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। तो इस अवार्ड के अंदर जो ये अवार्ड है ये हर 2 साल में एक बार दिया जाया करेगा। किसकी तरफ से दिया जाया करेगा, द इंडियन इकोनोमेट्री सोसाइटी की तरफ से, मतलब टाइस की तरफ से दिया जाएगा किसी इंडियन बंदे को या इंडियन ओरिजिन स्कॉलर को जिनकी कंट्रीब्यूशन रहेगी क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स में या ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में। तो ये दोनों बंदे जिनका नाम है, एक का जगदीश भगवती जो कि आप कह सकते हो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इकोनॉमिक्स लॉ एंड इंटरनेशनल रिलेशन के, कहाँ पे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर। इनको पद्म विभूषण जो है वो मिल चुका है, पद्म भूषण नहीं पद्म विभूषण मिल चुका है ईयर 2000 में। सी रंगाराजन आपको पता ही है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर रह चुके हैं, इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर के और फॉर्मर गवर्नर भी रह चुके हैं आरबीआई के। इनको भी जो है वो अलग अलग तरह के अवार्ड जो है वो मिल चुके हैं। तो दोनों ही फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, तो दोनों को सी आर राव सेंटिनरी गोल्ड मेडल दिया गया है। और दोस्तों एक बात और याद रखनी है, यहाँ पे आप एक और इकोनॉमिस्ट देख रहे हो, अमर्त्य सेन। इनको भी रिसेंटली अवार्ड दिया गया है, स्पेन टॉप प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड। याद रखना है, एस्टूरियस अवार्ड, ये स्पेन का टॉप प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड के नाम से जाना था, सोशल साइंस कैटेगरी में दिया गया है। और एक स्पेनिश प्राइज फाउंडेशन है जिनकी तरफ से ये अवार्ड दिया जाता है। तो ऑप्शन भी कवर हो गया, आंसर भी कवर हो गया, इंफॉर्मेशन भी ले ली। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फर्स्ट मॉडर्न वोमेन पोएट ऑफ डोगरी लैंग्वेज। जब भी मैं डोगरी लैंग्वेज की बात करता हूं, मतलब मैं कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा हूं, जम्मू एंड कश्मीर की। और पद्मश्री भी उनको मिल चुका था, उनका रिसेंटली देहांत हो गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पहली महिला, आधुनिक महिला हैं जो डोगरी लैंग्वेज के अंदर जिन्होंने अपनी कविता लिखी, और उनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी, और ये नाम है पद्मा सचदेव। तो याद रखना है आंसर क्या होगा इसका, पद्मा सचदेव, डी आंसर होगा। आप फोटो देख सकते हो पद्मा सचदेव का, पद्मश्री ले चुकी हैं, ये डोगरी पोएट हैं पद्मा सचदेव। उनका देहांत हो गया। तो मैं पहले ही बता चुका हूं, डोगरी की बात करूंगा तो कहां से बिलोंग करती हैं, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट ध्यान से देख लें। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है 1971 में। इन्होंने एक पोइम की सीरीज लिखी थी, मेरी कविता मेरे गीत, तो उसके लिए इनको जो है वो ये साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है। 81 ईयर्स ओल्ड थी, और हेल्थ रीजंस के चलते हुए इनका मुंबई में जो है वो देहांत हो गया। और आपको पता होना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का 8 शेड्यूल है उसमें 22 लैंग्वेजेस रजिस्टर्ड हैं, उसमें डोगरी भी एक है। और डोगरी लैंग्वेज को 8 शेड्यूल में ऐड करवाने के लिए इस लेडी का बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 4 लैंग्वेजेस, डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली या सैंथली, ये चारों लैंग्वेजेस दोस्तों एक साथ ऐड हुई थी, जिसमें डोगरी भी ऐड हुई थी। और ये 92nd अमेंडमेंट 2003 के थ्रू इसको ऐड किया गया था। तो आप कह सकते हो कि डोगरी को ऐड करवाने में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस जो हैं, मतलब इसके बाद कोई लैंग्वेज और ऐड नहीं हुई, ये लेटेस्ट लैंग्वेजेस थी जो 4 ऐड की गई थी। और इनको पद्मश्री मिल चुका है 2001 के अंदर। तो नाम जरूर याद रखेंगे, लेकिन और भी यहाँ पे आप देख सकते हो जिनका रिसेंटली देहांत हुआ है वो भी इंपॉर्टेंट है। लाइक कनुप्रिया, ये बहुत ही फेमस दूरदर्शन न्यूज चैनल की जो है वो एंकर थी। निर्मल कौर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आ सकता है, ये इंडियन वॉलीबॉल कैप्टन रह चुकी हैं, इंडियन वॉलीबॉल टीम की कैप्टन रह चुके हैं, और साथ में वाइफ भी हैं किसकी, मिल्खा सिंह की। तो मिल्खा सिंह का भी देहांत हो चुका है, और निर्मल कौर जी का भी। नेक्स्ट पारुल दबीदास, ये इंपॉर्टेंट है खास करके असम के जो स्टूडेंट है, क्योंकि ये असम की फर्स्ट फीमेल आईएएस ऑफिसर है। फर्स्ट फीमेल आईएएस ऑफिसर, नाम क्या है, पारुल दबीदास। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम खत्म कर चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है चैनल को, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। ये 3-4 काम करने से आप हमें मोटिवेशन प्रोवाइड करोगे। तो क्वेश्चन क्या है, अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, उसका नाम बताना है इनिशिएटिव का, जिसके अंदर वो दिल्ली को एक ग्लोबल सिटी बनाएंगे, एक शहर बना देंगे ग्लोबल लेवल पे 2047 तक। और बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आंसर इसका क्या होगा, दिल्ली एट द रेट 2047,
2047 तक दिल्ली को हम बिल्कुल वर्ल्ड क्लास सिटी बना देंगे। ये टारगेट जो है वो अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से रखा गया है। और इसके अंदर वो करेंगे क्या, वो प्राइवेट सेक्टर्स के साथ टाई अप करेंगे, आप कह सकते हो CSR रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आगे बढ़ाएंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें जो कंपनीज है वो पैसा खर्च करती है सोशल वर्क के लिए, वो कह सकते हैं कि आप अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ टाई अप करेंगे ताकि दिल्ली को एक बेहतर सिटी बनाया जा सके 2047 तक। और टारगेट क्या रखा है, एक विजन डॉक्यूमेंट रखा है 2047 तक का कि दिल्ली की जो पर कैपिटा इनकम है वो सिंगापुर तक जो पर कैपिटा इनकम है वहां तक ले जाएंगे। और इसका मतलब है कि 16 गुना जो है वो पर कैपिटा इनकम बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि सिंगापुर की हमसे मतलब दिल्ली से 16 गुना ज्यादा है। और ये भी कहा है कि दिल्ली को हम नॉमिनेट करेंगे कि वो 2048 की ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर सके। ये भी एक लक्ष्य जो है वो रखा गया, बहुत ही अच्छा लक्ष्य जो है वो रखा गया है। इसका मतलब इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक अलग अलग आइडियाज जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड करेंगी अलग अलग फील्ड में, ताकि दिल्ली को एक रहने योग्य शहर जो है वो अच्छा बनाया जा सके। और इसके अंदर एक प्लेटफॉर्म भी क्रिएट किया जाएगा जिसको देखेगा कौन, डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के लिए थिंक टैंक का काम करता है। और ये पूरे प्लेटफॉर्म को भी साथ में देखेगा और ये 3 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेगा दोस्तों। एक खेलो दिल्ली का मतलब है कि वर्ल्ड क्लास प्लेग्राउंड्स बनाने हैं, कहाँ पे, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, तो वहां पे बनाने हैं। सिटी ऑफ लेक्स, 1000 वाटर बॉडीज को जो है वो दोबारा से रीजेविनेट करना है, जो कि सूख गई हैं उसको दोबारा से हमने बनाना है। और डिजिटल डिवाइड स्कूल्स के अंदर हमने खत्म करना है, मतलब आप कह सकते हो डिजिटल एजुकेशन स्कूल्स के अंदर प्रोवाइड करनी है। तो ये है 2047 तक का लक्ष्य, दिल्ली के स्टूडेंट्स खास तौर से ध्यान रख लें। और दिल्ली के बारे में आपको पता ही है, लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बाइजल हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो असोला बट्टी है या असोल बट्टी है, याद रख लें, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंपनी को गोल्डन पीकॉक नेशनल ट्रेनिंग अवार्ड दिया गया है 2021 का फार्मास्यूटिकल कैटेगरीज के अंदर? तो मतलब दवाइयों की कैटेगरी में ये दिया गया है, फार्मास्यूटिकल कैटेगरीज में। और कंपनी का नाम है साई लाइफ साइंसेज और ये कंपनी कहां से बिलोंग करती है, हैदराबाद तेलंगाना से। तो आप यहां पे देख सकते हो, साई लाइफ साइंसेज बैग्स गोल्डन पीकॉक नेशनल ट्रेनिंग अवार्ड 2021। और ये इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। और इनको ये अवार्ड जो है वो दूसरी बार मिला है, मतलब इनको 2020 में भी ये गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है वो दिया गया था, लेकिन वो नेशनल क्वालिटी अवार्ड था। मतलब गोल्डन पीकॉक अवार्ड काफी कैटेगरीज में दिया जाता है, क्वालिटी के लिए 2020 में मिला था, फार्मास्यूटिकल कैटेगरी में अब मिला है। और इनको ने बहुत से अलग अलग एरियाज में जो है वो बड़े बड़े रोल जो हैं वो प्ले किए हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड किया, लाइक क्वालिटी के अंदर, टेक्निकल, सेफ्टी, सॉफ्ट स्किल और अलग अलग जगह पे, ताकि इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और भी अच्छी हो सके। और इन्होंने पिछले 3 सालों के अंदर जो है वो $100 मिलियन जो हैं वो खर्च किए हैं सिर्फ इस काम के ऊपर, ताकि इनकी रिसर्च एंड जो डेवलपमेंट टीम है वो अच्छे से काम कर सके, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अच्छी हो सके और सेफ्टी, क्वालिटी और कस्टमर फोकस के ऊपर जो है वो हम ध्यान दे सकें। और गोल्डन पीकॉक अवार्ड हर साल दिए जाते हैं दोस्तों कॉर्पोरेट एक्सीलेंस के लिए अलग अलग क्षेत्र में, और इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ इंडिया की तरफ से इसको दिया जाता है। तो सारी चीजें मैं कवर कर चुका हूं इस क्वेश्चन के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इस क्वेश्चन को सिर्फ आप यहीं से स्लाइड से ही याद रख लें। कौन सी एजुकेशन फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म या कंपनी को जो है वो नेशनल बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का लाइसेंस दे दिया गया है, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। मतलब अब वो एक जो है वो रजिस्टर्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बन जाएगी। और आंसर क्या है उसका, ज्ञान धन। तो याद रखना है, ज्ञान धन जो है वो इंडिया का फर्स्ट एजुकेशन फाइनेंस प्लेटफॉर्म है, फर्स्ट एजुकेशन फाइनेंस प्लेटफॉर्म है जिनको नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का लाइसेंस मिला। और इन्होंने टारगेट क्या रखा है कि 650 करोड़ रुपए खर्च करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर, और 650 करोड़ में से 200 करोड़ ऑलरेडी वो इन्वेस्ट कर चुके हैं, मतलब लोन दे चुके हैं। और इन 650 करोड़ में से 50 करोड़ जो है वो स्पेशली वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज के लिए लोन प्रोवाइड करेंगे डोमेस्टिक लेवल पे, जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस हैं आप कह सकते हो, या एजुटेक प्लेयर्स हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि एनबीएफसी बेसिकली होती क्या है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का मतलब है जो कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर हो और लोन और एडवांस के बिजनेस में जुड़ा हुआ हो, या फिर आप कह सकते हो शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर या सिक्योरिटीज इशू करता हो गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटी जो है वो इशू करता हो। और एनबीएफसी का लाइसेंस जो है वो सेक्शन 45 IA के तहत मिलता है, सेक्शन 45 याद कर लें, आरबीआई की तरफ से दिया जाता है।
और एनबीएफसी को ये लाइसेंस जो है वो आरबीआई जब प्रोवाइड करता है तो ये ध्यान में रखा जाता है कि मिनिमम नेट ओन्ड फंड जो है वो कितना होना चाहिए, 2 करोड़ रुपए का। तो 2-3 कंडीशंस है, सेक्शन याद रखोगे, आरबीआई की तरफ से दिया जाता है और 2 करोड़ का मिनिमम नेट ओन्ड फंड जो है वो होना चाहिए। तो ये एनबीएफसी का लाइसेंस है और ज्ञानधन आपने याद रखना है। कौन सी ऐसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पूरे इंडिया की पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऑटो पे फैसिलिटी को यूज करेगा अपने कस्टमर को? तो कई बार क्या होता है, आप अपने लाइफ इंश्योरेंस को कर तो लेते हो लेकिन उसकी किस्त देना जो है वो भूल जाते हो। तो क्या होगा, इस यूपीआई के माध्यम से अब ऑटो पे, मतलब आपके अकाउंट से अपने आप ही पैसे जो है वो वहां से कट जाएंगे, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यूपीआई ऑटो पे आजकल बहुत प्रचलित है। कल हमने फोन पे से भी इसको जोड़ा था यूपीआई ऑटो पे को, ताकि आप जो है वो पेमेंट्स म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो है वो कर सकते हो और भी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो आप। लेकिन ये प्लेटफॉर्म जो है वो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया था 2020 में। और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के हेड कौन है? दिलीप असबे हैं। इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे मिलेगा? मुंबई महाराष्ट्र। 2008 में इसको स्टार्ट किया गया था। और ये इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है? आईसीआईसी प्रूडेंशियल इंश्योरेंस कंपनी। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। तो बहुत ही सिंपल है कि एनपीसीआई की तरफ से जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऑटो पे सिस्टम स्टार्ट किया गया था, उसके थ्रू आईसीआईसी प्रूडेंशियल जो है वो अपने प्लेटफॉर्म पे भी इसको साथ में जोड़ेगा और कस्टमर जो है वो इंस्टेंट ऑटोमेटेड रेकरिंग प्रीमियम पेमेंट जितने भी टाइम पीरियड के बाद वो लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं इसको इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ। और कस्टमर जो है वो यूपीआई ऑटो पे फीचर जो है वो यूपीआई एप्लीकेशन के ऊपर यूज कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो फोन पे है, चाहे गूगल पे है, कोई भी है, यूपीआई एप्लीकेशन के थ्रू आप इसको यूज कर सकते हो और अपनी पेमेंट्स जो आराम से ऑटो पे मेथड के थ्रू कर सकते हो। और आईसीआईसी प्रूडेंशियल के बारे में याद रखना है दोस्तों, इसका प्रमोटर जो है वो आईसीआईसी बैंक भी है और साथ में प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग लिमिटेड भी है। और इसकी स्टैब्लिशमेंट 2001 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र है। एमडी और सीईओ है एनएस कनन। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है इन एन आइडियल वर्ल्ड। ये किसने लिखी है? मतलब आपको पता है कि आइडियल वर्ल्ड तो हो नहीं सकता, क्राइम भी होगा, चोरियां भी होगी और भी बहुत सी चीजें होंगी, तो आइडियल वर्ल्ड तो हो नहीं सकता। तो एक आप कह सकते हो अपने मन से कहानी लिखी हुई है। और ये कहानी लिखी है किसने? ये लिखी है कुणाल बसु ने, जो कि आप कह सकते हो एक बंगाली पोइट भी हैं और साथ में एक हिंदी के पोइट भी हैं, मतलब दोनों लैंग्वेज में जो है वो लिखते हैं। तो कुणाल बसु। तो बुक का नाम है इन एन आइडियल वर्ल्ड और 2022 में इसको रिलीज किया जाएगा। और इंग्लिश में, बंगाली में लिखते हैं, हिंदी में भी लिखते हैं। और बंकिम चंद्र चटर्जी भी जो है वो इंग्लिश और बंगाली दोनों लैंग्वेज में लिखते थे। और ये बुक जो है वो स्पेशली अलग अलग थीम्स के ऊपर बनाई गई, लाइक एक फैमिली के ऊपर, कॉलेज पॉलिटिक्स के ऊपर, फैंटेसिज्म के ऊपर, मतलब एक अपने मन से कहानी जो है वो उन्होंने लिखी है। ये एक तरह की स्टोरी है जिसमें एक लिबरल पार्टी का मेंबर कॉलेज से जो है वो गायब हो जाता है, उसके बाद उसके पेरेंट्स जो है वो उस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। तो मतलब उसके बारे में ये बताया हुआ है। तो सिर्फ नाम याद रखना है, इन एन आइडियल वर्ल्ड। और रिसेंटली आप इन ऑथर्स को भी देख रहे हो दोस्तों, रॉनी स्क्रूवाला जो कि एक बहुत ही फेमस प्रोड्यूसर हैं, स्किल इट किल इट बुक लिखी थी इन्होंने, स्किल इट किल इट। काजल सूरी, इन्होंने बुक लिखी थी हब्बा खातून, ये याद रखेंगे, हब्बा खातून। और विपिन गुप्ता, इन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी हैं, लाइक 4 रिसेंटली लिखी हैं इन्होंने, लेकिन सारी की सारी किसके ऊपर रिलेटेड हैं? ये हैं कॉन्शियसनेस के ऊपर। तो याद रखना है, व्हाट इज कॉन्शियसनेस, व्हाट इज पैरा कॉन्शियसनेस, वो डॉक्टर विपिन गुप्ता ने ये बुक लिखी है। तो तीनों बुक्स को आप याद रखोगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है वो कुछ लोन दिया है 112 मिलियन यूएसडी का अर्बन वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, कौन सी स्टेट को? तो मतलब 2-3 काम हो गए इसके अंदर। अर्बन वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा दिया गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से दिया गया है, 112 मिलियन यूएसडी दिया गया। कौन सी स्टेट को दिया गया? झारखंड को दिया गया है। आंसर क्या होगा? सी होगा। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से ऑलमोस्ट 831 करोड़, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है, वो दी जा रही है। और ये लोन है दोस्तों, ये पैसा वापस करना पड़ेगा झारखंड गवर्नमेंट को। और ये 4 एरियाज को कवर करेगा झारखंड के अंदर। और वो 4 एरियाज हमारे पास कौन से हैं? जैसे रांची है, आप कह सकते हो हुसैनाबाद है, और जुमरी तलैया है, और मेदिनी नगर है। तो इन चारों एरियाज को कवर किया जाएगा और इसमें वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जाएगा। टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट 160 मिलियन यूएसडी है, जिसमें से 112 मिलियन यूएसडी कौन दे रहा है? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका मतलब जो 48 मिलियन यूएसडी रह गया वो झारखंड गवर्नमेंट को देना होगा, मतलब वो फंड करेंगे। इसमें 940 किलोमीटर का वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो बनाया जाएगा, जिससे कॉन्टिन्यूस वाटर सप्लाई मिलेगी 1,15,000 घरों को। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है दोस्तों। इसमें झारखंड का जो विजन है 2021 का, वो भी पूरा हो जाएगा, जिसमें क्वालिटी लोगों की इंप्रूव करनी है लाइफ के अंदर, और
उनको अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करना है। और ये प्रोजेक्ट पूरा का पूरा कंप्लीट कब होगा? 2028 में। मतलब आप कह सकते हो लॉन्ग गोल जो है वो यहाँ पे झारखंड गवर्नमेंट का देखने को मिलेगा। झारखंड के बारे में याद रखना है, चीफ मिनिस्टर जो है वो आपको मिलेंगे यहाँ पे हेमंत सोरेन, और गवर्नर जो है वो मिलेंगे रमेश बैस। और दोस्तों नेशनल पार्क मिलेगा बेतला नेशनल पार्क, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ पे बहुत हैं। डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हजारीबाग है, तो ये सारी आपने याद रखनी है। और यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक भी इंपॉर्टेंट है, 1966 में इसको बनाया गया था। 68 कंट्रीज मेंबर हैं इंक्लूडिंग इंडिया। मनीला फिलीपींस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? मस्तसुगु। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 13th नंबर की समिट है हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट की, और कौन से ऑर्गेनाइजेशन की? कम्युनिटी ऑफ पोर्तुगीज स्पीकिंग कंट्रीज, मतलब जो पुर्तगाली लैंग्वेज बोलते हैं उनकी एक कम्युनिटी है, उनका एक फोरम है, उसकी एक मीटिंग हुई है 2021 में। वो कहाँ पे हुई है? देखो एक नई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बता रहा हूँ, सुना नहीं होगा आपने। वो कंट्रीज जहां पे पोर्तुगीज बोली जाती है उनका एक फोरम है, उसकी एक मीटिंग हुई है, 13th नंबर की मीटिंग है, 2021 में हुई है। और वो कौन सी कंट्री में हुई है? अंगोला के अंदर हुई है। अंगोला मतलब आपको कहां पे मिलेगा? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर आपको मिल जाएगा। और इंडिया की तरफ से इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किसने किया? मीनाक्षी लेखी। तो मीनाक्षी लेखी इंपॉर्टेंट हो जाता है नाम, क्योंकि मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर भी है। कल भी हमने किया था, कल्चर की भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, और इन्होंने कल जो है वो G20 की मीटिंग को भी अटेंड किया था, हमने इस क्वेश्चन को किया था। तो आपको याद रखना है कंट्रीज की इस लिस्ट के अंदर जो पोर्तुगीज लैंग्वेज बोलते हैं, एसोसिएट मेंबर का दर्जा जो है वो इंडिया को मिल गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये है अंगोला दोस्तों, और उसकी कैपिटल आप देख सकते हो लुआंडा। वहां पे आपको ये दिखेगा जो ये 13th समिट जो है वो हुई है। और इंडिया और दूसरी 9 कंट्रीज जो हैं उनको CPLP, मतलब मैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं? कम्युनिटी ऑफ पोर्तुगीज स्पीकिंग कंट्रीज का एसोसिएट ऑब्जर्वर बना दिया गया है। बाकी कंट्रीज में लाइक आप कह सकते हो कनाडा है, स्पेन है, US है, पेरू है, आयरलैंड है, ये सारी कंट्रीज जो हैं वो एज ए मेंबर जो हैं वो बनाई गई हैं। और CPLP जो पोर्तुगीज लैंग्वेज कंट्रीज हैं, इनको लूसोफोन कंट्रीज भी कहा जाता है, जो कि पोर्तुगीज स्पीकिंग कंट्रीज के नाम से जाना जाता है। तो लूसोफोन कंट्रीज मतलब पोर्तुगीज स्पीकिंग कंट्रीज। और दोस्तों याद रखना है, इससे क्या होगा? अगर इंडिया अब ऑब्जर्वर बन चुका है, इसका एसोसिएट ऑब्जर्वर बन चुका है, तो इंडिया में भी पोर्तुगीज स्पीकिंग वर्ल्ड जो है वो, मतलब इंडिया को भी जगह मिल जाएगी उस वर्ल्ड के अंदर जहां पे पोर्तुगीज लैंग्वेज बोली जाती है। तो इंडिया में कल्चरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल कोऑपरेशन जो है वो उन नेशंस के साथ मिलेगी जो कि पोर्तुगीज बोलते हैं। इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑलरेडी 9 कंट्रीज जो हैं वो मेंबर हैं, और 32 एसोसिएट ऑब्जर्वर हैं। आपके 9 कंट्रीज नहीं याद रखनी, लेकिन आपने याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे मिलेगा? लिस्बन में मिलेगा। लिस्बन मतलब मैं बात कर रहा हूं पोर्तुगल की, मतलब पोर्तुगल। पोर्तुगीज तो बाय डिफॉल्ट कहां पे हेडक्वार्टर होगा? पोर्तुगल में होगा। तो देखो एक नई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता लगा। और इसी के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। विच कंपनी है साइंड ए MOU विद रैक बैंक डाटा सेंटर्स टू पावर इंडियाज फर्स्ट हाइपर स्केल डाटा सेंटर विद 100% रिन्यूएबल एनर्जी? देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पढ़ने से डिफिकल्ट लग रहा है आपको, कि एक डाटा सेंटर बनाने वाली कंपनी है, और वो डाटा सेंटर कौन बनाती है? रैक बैंक, जो कि एक मध्य प्रदेश में कंपनी है। तो ये डाटा सेंटर बनाती है। अब ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि उस डाटा सेंटर को कहीं ना कहीं से तो पावर सप्लाई देनी पड़ेगी, तो ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यूज करती है। लेकिन अब ये डाटा सेंटर का एक ऐसी कंपनी के साथ टाई अप हो गया जो इनको 100% रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और ये कंपनी कौन सी है? रीन्यू पावर। तो क्वेश्चन अब देखो कितना सिंपल हो गया है कि रीन्यू पावर जो है वो रैक बैंक जो कि डाटा सेंटर चलाता है उसको 100% रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये इंडिया का फर्स्ट ग्रीन डाटा सेंटर बनेगा दोस्तों, फर्स्ट ग्रीन डाटा सेंटर। और आपने इसके लिए एक खास बात याद रखनी है कि 500 मेगावाट तक की सप्लाई जो है वो ये रैक बैंक डाटा सेंटर को की जाएगी। कौन करेगा? रीन्यू पावर करेगा। और रैक बैंक जो है वो ये पावर परचेज करेगा, ग्रीन पावर कहां से? रीन्यू से, किसी भी तरह से कह सकते हो। और ये ओपन असेस MOU है, मतलब इसके अंदर आप कह सकते हो कि इक्वलाइजेशन की गई है कि जो रैक बैंक है जो कि पहले नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहा था, अब रिन्यूएबल एनर्जी यूज किया करेगा। और दोस्तों रीन्यू पावर के बारे में याद रखना है, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सुमंत सिन्हा, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? गुरुग्राम। लेकिन हेडक्वार्टर याद कर लें, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है बाकी। नेक्स्ट आते हैं, कौन से बैंक ने एक MOU साइन किया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ ताकि वो फाइनेंस कर सके बैंक फिश आंध्रा स्कीम को, जिसमें फिश प्रोडक्शन को भी इंप्रूव करना है और लोगों को रोजगार भी प्रोवाइड करना है। और ये बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आंसर क्या होगा? D होगा। तो आप देख सकते हो
ये 14,000 लोगों को बेनिफिट करेगा, जो कि एक्वा यूनिट्स बनाए जाएंगे अंडर दी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट स्कीम फिश आंध्रा स्कीम। तो सबसे पहले यही जानते हैं कि फिश आंध्रा स्कीम क्या है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो आंध्र प्रदेश है वो नंबर 1 है पूरी कंट्री के अंदर फिश प्रोडक्शन के अंदर और एक्वाकल्चर के अंदर। लेकिन अगर प्रोडक्शन हाई है इसके अंदर, लेकिन जो पर कैपिटा कंजम्पशन है फिश प्रोडक्ट्स की वो आंध्र प्रदेश में बहुत लो है। तो इसलिए फिश आंध्रा स्कीम को डिजाइन किया गया था, जिसके थ्रू जो आप कह सकते हो कि एक्वा हब बनाए जाएंगे। और कितने एक्वा हब्स बनाए जाएंगे? 100 एक्वा हब्स बनाए जाएंगे और हर एक्वा हब में 140 लोगों को बेनिफिट जो है वो दिया जाएगा। 140 आउटलेट्स जो हैं वो फिशरीज के खोले जाएंगे अलग अलग साइज के। इसका मतलब 100 एक्वा हब में से 14,000 लोगों को बेनिफिट मिलेगा। 14,000 आउटलेट्स जो है वो खोले जाएंगे पूरे आंध्र प्रदेश में। इसको प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के साथ जो है वो अटैच किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की, ताकि फंडिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसमें फंडिंग होगी कैसे कि 15% तो वो बंदा देगा जिसको ये आउटलेट मिलेगा, 40% स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी और 45% बैंक लोन मिलेगा। और 40 इसका मतलब 85% पैसा तो ऐसे ही मिल जाएगा उस बंदे को, 15% जो है वो उसने खुद लगाना है। तो वो एक बहुत अच्छा अपना जीवन जो है वो यहां से निकाल सकता है। और 40% गवर्नमेंट, 45% बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से दे दिया जाएगा। और दोस्तों याद रखना है यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में, इंपॉर्टेंट है। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था 1908 में। और रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा गया कि ये किसने बनाया था, तो याद रखना है ये एक महाराजा थे जिनका नाम क्या था? सयाजी राव गायकवाड़ 3। तो याद रखोगे गायकवाड़ से है, मतलब मराठा है, 3 ऑफ बड़ौदा। और टैगलाइन क्या है? इंडिया इंटरनेशनल बैंक। और इसके जो एमडी और सीईओ हैं वो हैं संजीव चड्ढा। और रिसेंटली एक तो विजय बैंक और एक जो है वो देना बैंक इसके अंदर मर्ज कर दिए गए थे। और दोस्तों आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखोगे, चीफ मिनिस्टर तो सबको पता होगा वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी, और गवर्नर जो हैं वो विश्वभूषण हरिचंदन हैं। और यहाँ पे आपको नेशनल पार्क्स मिल जाएंगे बहुत ही अच्छे से। यहाँ पे आपको मिलेगा महावीर हरीना नेशनल पार्क, यहीं पे आपको मिलेगा काशू ब्रह्मनंदा रेड्डी और केबीआर नेशनल पार्क, और एक आपको मिल जाएगा पापीकोंडा नेशनल पार्क। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है महावीर। और एक और याद कर लो दोस्तों, वो है हमारे पास श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, क्योंकि ये केबीआर जो है ना वो मतलब अब तेलंगाना के अंदर आता है, तो तेलंगाना के अंदर ही लिखियो इसको, आंध्र प्रदेश के अंदर मत लिखियो। तो काशू ब्रह्मानंदा रेड्डी रहने दो। आपने याद रखना है यहाँ पे महावीर जो हमारे पास है लाइक महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, ये आपने जो है वो यहाँ पे याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला है हमारे पास टेबल टॉप वॉर गेमिंग एक्सरसाइज हुई है ताकि जो हमारे तीनों थिएटर कमांड्स हैं उनके बीच में जो है वो हम असेसिबिलिटी कर सकें। मतलब ये वॉर गेम्स का मतलब है कि हमारे जो तीनों आर्म्ड सर्विसेज हैं उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन को बढ़ा सके। तो टेबल टॉप एक्सरसाइज उसका नाम है, ये वॉर गेमिंग एक्सरसाइज है। और इसमें क्या होगा, आप कह सकते हो कि अलग अलग तरह की प्रैक्टिसेस की जाती हैं। मतलब इसमें ऐसे नहीं कि आप फिजिकल तौर पे खेलते हो, इसमें गेम के थ्रू जो है वो पार्टिसिपेशन मिलती है। और इन एक्सरसाइजेस के थ्रू आप कह सकते हो चाइना और पाकिस्तान जैसे जो है वो हम कंट्रीज को क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। तो सिर्फ याद रखना है टीटी एक्सरसाइज जो है वो टेबल टॉप एक्सरसाइज जो है वो तीनों आर्म्ड सर्विसेज के बीच में हुई है। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम ग्रुप को क्या कर लें, ज्वाइन कर लें। और दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है, नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर जिसको एनबीआरसी कहा जाता है, उन्होंने एक एमओयू साइन किया कौन सी इंस्टीट्यूट के साथ, ताकि रिसर्च कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सके और नॉलेज ट्रांसफर जो है वो इस रिसर्च सेंटर को प्रोवाइड कर सके। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि जो नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर है दोस्तों, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट है किसका, इफ्को का। याद रखना है इफ्को का मतलब है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव। उन्होंने ये एमओयू साइन किया है आईआईटी दिल्ली के साथ ताकि नॉलेज ट्रांसफर कर सकें, आप कह सकते हो रिसर्च कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकें अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक तरह से ये इफ्को ने साइन किया आईआईटी दिल्ली के साथ ताकि ज्वाइंट रिसर्च जो है वो हम कर सकें, खास करके कौन से एरिया के अंदर, नैनो टेक्नोलॉजी इन द यूरिया मतलब फर्टिलाइजर्स के ऊपर, और अलग अलग तरह की एप्लीकेशंस नैनो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हम डेवलप कर सके ताकि हम जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इस क्षेत्र के अंदर बढ़ा सकें। और दोस्तों इफ्को ने रिसेंटली जो है वो वर्ल्ड का फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड बनाया है अपने गांधीनगर सेंटर गुजरात के अंदर। इस चीज को आपने याद रखना है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये 500 ml का जो इन्होंने ये तैयार किया है नैनो यूरिया लिक्विड, ये अगर आप 500 ml यूज कर लेते हो तो इसका मतलब जो आजकल किसान यूज कर रहे हैं कन्वेंशनल यूरिया, उसका एक बैग जो है
वो भी जो है वो आप कह सकते हो ज़्यादा है। मतलब एक बैग अगर किसान यूज़ करता है कन्वेंशनल यूरिया का, इधर से 500 ml यूज़ करता है, तो ये बेनिफिट आपको ज़्यादा देगा। तो ये है इनकी खोज, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इफको जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंडिया का बिगेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है क्योंकि ये इंडियन कोऑपरेटिव्स के द्वारा चलाया जाता है। तो ये चीज़ बताने के लिए इस क्वेश्चन को कवर किया गया था। नेक्स्ट, सेबी ने पेमेंट बैंक्स को अलाउ कर दिया इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पे। बहुत ही सिंपल सा इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इसमें से, लेकिन सेबी ने जो है वो आप कह सकते हो कि पेमेंट बैंक्स को अलाउ कर दिया एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर और साथ में नॉन शेड्यूल पेमेंट्स बैंक को भी कह दिया है कि आरबीआई की परमिशन लेके जो है वो आपको भी एज ए पेमेंट बैंक जो है, आपको भी एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर जो है वो डिक्लेयर किया जा सकता है। तो याद रखना है सेबी के बारे में, 1988 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, 1992 में इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था, लेकिन इसके हेड जो हैं वो अजय त्यागी हैं दोस्तों, और साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जो कि वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिसमें पहला पॉइंट है नेशनल बोन एंड ज्वाइंट डे जो है वो 4 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया या मनाया गया, किसी भी तरह से याद रख लें। तो आप देख सकते हो नेशनल बोन एंड ज्वाइंट डे 4 अगस्त को, और सेव सेल्फ एंड सेव वन ये इसका थीम है। याद रख सकते हो थीम क्या है, सेव सेल्फ सेव वन, यही क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से ये घोषित किया गया था 2012 में कि हम नेशनल बोन्स एंड ज्वाइंट डे मनाया करेंगे, बोन्स और ज्वाइंट के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, ताकि लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकें, स्पेशली बोन्स एंड ज्वाइंट्स का। और पहली बार 4 अगस्त को 2012 में यह दिन जो है वो सेलिब्रेट या ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, सेंटेनेरियन स्प्रिंटर मन कौर मिरेकल फ्रॉम चंडीगढ़ पास्ट अवे, मतलब 100 से ज्यादा उम्र थी इनकी, तो सेंटेरियन वर्ड यूज किया गया है और 100 साल की थी। मतलब एक मिरेकल आप कह सकते हो चंडीगढ़ सिटी के लिए, और साथ ही साथ क्योंकि ये पंजाब से बिलोंग करती हैं, ये याद रखना है। मतलब क्यों इनको मिरेकल कहा जाता है मनकौर को, क्योंकि 93 इयर्स की थी जब ये, तब इन्होंने आप कह सकते हो एथलेटिक्स को ज्वाइन किया था, स्टार्ट किया था अपना करियर एथलेटिक्स में 93 की एज में, सोच भी नहीं सकते आप। और इन्होंने अलग अलग जगह पे गोल्ड मेडल्स जीते हुए हैं। गोल्ड जीता है इन्होंने आप कह सकते हो मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप के अंदर 2012 में हुई थी, 2013 के अंदर इन्होंने जो है वो कैनेडियन चैंपियनशिप जीती है, 2016 के अंदर अमेरिकन चैंपियनशिप जीती है। और दोस्तों 2016 वाली जो अमेरिकन चैंपियनशिप है ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट सेंटेनेरियन, मतलब 100 साल की ऐसी फास्टेस्ट महिला थी जो कि इस गेम के अंदर जो है जिनको गोल्ड मेडल मिला था। इवन इन्होंने 4 गोल्ड मेडल भी जीते थे दोस्तों 2019 की वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप, जो कि कहां पे हुई थी, पोलैंड के अंदर। तो नाम याद रखना है मनकौर, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, और चंडीगढ़ का मिरेकल कहा जाता है इनको, क्योंकि यार ये मिरेकल ही है, मतलब एक चमत्कार ही है कि 93 साल की उम्र में आप एथलेटिक्स को ज्वाइन कर रहे हो और गोल्ड मेडल लेके आओगे, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, पाकिस्तान के जो विकेट कीपर बैट्समैन हैं रिजवान, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो मतलब एक और बनाया है, जो आप कह सकते हो पहले वाला तोड़ दिया है। मोस्ट रन स्कोर्ड इन T20 इन ए ईयर, 2021 में सबसे ज्यादा T20 रन बनाने वाला प्लेयर कौन बन गया है, मोहम्मद रिजवान, जो कि पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन है, बहुत ही अच्छा खेलते हैं। 752 रन इन्होंने बनाए हैं, 752 रन बनाए हैं केवल 14 इनिंग्स में, 15 मैचेस में, एक मैच में इनकी टर्न नहीं आई थी, तो 14 इनिंग्स में 752 रन बनाए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड आयरलैंड के प्लेयर के पास था जिनका नाम था पॉल स्टिरलिंग, याद रखोगे, पॉल स्टिरलिंग ने जो है वो 748 रन बनाए थे, लेकिन वो 20 मैचेस 20 इनिंग्स में बनाए थे। इन्होंने 752 बनाए हैं मात्र 14 मैचेस में, 14 इनिंग्स में, तो आप कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट। आरबीआई ने एक फ्रेमवर्क इशू किया है स्पेशली फॉर द पीएसओस, मतलब आपने याद रखना है पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स, जो नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हैं, आउटसोर्सिंग ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्टिविटीज के लिए। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर से यहाँ पे सिर्फ एक याद रख सकते हो जितनी की इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, पढ़ ले बस इस लाइन को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने गरिमा गृह बनाने के लिए कहा है ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए, ताकि वो भी अपनी सेफ्टी, अपनी डिग्निटी के साथ एक जगह पे रह सकें। और ये गरिमा गृह के बारे में पता कैसे लगा, ये लगा पार्लियामेंट के अंदर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है ए नारायण स्वामी, उन्होंने ये जानकारी दी। और उन्होंने ये भी कहा है कि 12 ऑलरेडी हम जो है वो इनिशियल फेज में चल रहे हैं, 12 जो है वो हम डेमो बेसिस पे स्टार्ट करेंगे। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की तरफ से जो है वो एक सर्वे रिलीज किया गया, जिसका नाम क्या है, उस सर्वे का नाम है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। और उस सर्वे के थ्रू अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो Q2 में, मतलब जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट 13.3% हो गई है दोस्तों। ये बहुत ही आप कह सकते हो चिंता का विषय है, क्योंकि सेम Q2 में फाइनेंशियल ईयर 20 में
ये जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो 8.4% थी। तो आप कह सकते हो कहीं ना कहीं कोविड का इफेक्ट दिख रहा है और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेशो जो है वो बढ़ चुकी है। और ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो 8th सर्वे है जो कि दिया गया है और इसमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, वर्कर्स पार्टिसिपेशन सब कुछ बताया जाता है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ चुकी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे 4 अगस्त 2021 का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सी चीजें सीखने को मिलेंगी, ध्यान से सुनना है इसको। डेसिमलाइजेशन जो क्वाइनेज की है वो कब की गई इंडिया के अंदर? तो सबसे पहले डेसिमलाइजेशन का मतलब पता होना चाहिए कि करेंसी को, वेट्स को या मेजर्स को जो भी आप करते हो उसको आप कह सकते हो कि 10 की पावर्स में यूनिट्स में कन्वर्ट कर देना, उसको आप क्या कहते हो? डेसिमलाइजेशन। जैसे 1 रुपए में आप कह सकते हो 100 पैसा मिलता है, तो कोई 100 में कर लेते हैं, कई 1000 में भी कर सकते हैं, रेयर है, लेकिन 10 में भी कर सकता है कोई, लेकिन मैक्सिमम आपको 100 में मिलेगा। और दोस्तों मैक्सिमम कंट्रीज जो है वो अपनी करेंसी को डेसिमलाइजेशन कर चुकी हैं, जैसे $1 में 100 सेंट्स होंगे, तो इस तरह से डेसिमलाइजेशन हो चुकी है। लेकिन आज भी पूरे वर्ल्ड के अंदर 2 कंट्रीज ऐसी हैं जो डेसिमलाइजेशन फॉलो नहीं कर रही हैं, और वो दोनों कंट्रीज आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मिल जाएगी। एक तो मार्टिना आपको मिल जाएगा, मॉर्टिनिया, एक मेडागास्कर आपको मिल जाएगा। ये दोनों कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें डेसिमलाइजेशन नहीं हुई है, लेकिन इनकी करेंसी की वैल्यू जो डेसिमलाइजेशन से पहले वाली चल रही है वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो रेयरली जो है वो आप कह सकते हो यूज किया जाता है इसको, लेकिन अभी तक इनकी डेसिमलाइजेशन नहीं हुई है। और फर्स्ट कंट्री दोस्तों याद रखनी है कौन सी थी जिसने डेसिमलाइजेशन की थी, वो रशिया था। 1704 के अंदर उन्होंने डेसिमलाइजेशन की थी। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया जब 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था तो डेसिमलाइजेशन करेंसी की नहीं हुई थी। तो इंडिया का जो 1 रुपया है वो 16 आनों के नाम से जाना जाता था, और 1 आना जो है वो आगे 4 पाइस के नाम से जाना जाता था। मतलब आप कह सकते हो 1 रुपए के अंदर जो है वो 64 पाइस आते थे, या 16 आना भी आप कह सकते हो। लेकिन दोस्तों 1957 में हमने डेसिमलाइजेशन की और हमने जो है वो कहा कि 1 रुपए के अंदर 100 पैसे आया करेंगे, लेकिन हमने छोटी करेंसीज को अभी भी खत्म नहीं किया था। हमने जो है वो आप कह सकते हो 50 पैसे, 25 पैसे को, या आप कह सकते हो कि जो आने थे वो खत्म नहीं किए थे छोटी वैल्यू के अंदर, जिसके कारण हम ये नहीं कह सकते कि पूरी डेसिमलाइजेशन हो चुकी थी, लेकिन हम डेसिमलाइजेशन कर चुके थे 1957 में। तो हम क्या कहते थे? नया पैसा या पुराना पैसा, इस तरह से वर्ड यूज करते थे। फिर नया वर्ड जो है वो हटा दिया गया 1964 से। मतलब प्रॉपर डेसिमलाइजेशन जो है वो कौन से ईयर में हुई है? 1964 में, जिसमें नया पैसा पुराना पैसा सिस्टम ही खत्म कर दिया, नया वर्ड ही हटा दिया। तो इस तरह से आपने इन चीजों को याद रखना है, जो भी मैंने आपको बताई है बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है? तो बहुत ही सिंपल है, इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू वी कॉल द मनी दैट इज लेंट फॉर मोर देन 1 डे बट लेस देन 15 डेज? एक दिन से ज्यादा पैसा उधार लिया जा रहा है लेकिन 15 दिन से कम लिया जा रहा है, तो उसको कॉल मनी मार्केट के अंदर किस नाम से जाना जाता है? तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आंसर मुझे अपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। बैंकिंग वाले स्टूडेंट को आना चाहिए ये क्वेश्चन। लाइक करना है वीडियो को, शेयर कर दो यार, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सब्सक्राइब कर दो। ये 3 चीजें तो यार आप कर सकते हो। और मैं सारे स्टूडेंट से कहना चाहूंगा जो एक बार वीडियो देखता है वो लाइक जरूर कर दिया करे यार वीडियो को। और दोस्तों बेल बटन को प्रेस कर दें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बढ़ाएगा। इसी तरह से स्माइल करते रहें, स्माइली की तरह। आप खुश रहोगे, मैं भी खुश रहूंगा, क्योंकि आप खुश होगे, आपकी सेटिस्फेक्शन मतलब मेरी सेटिस्फेक्शन, और आप खुश रहोगे तो इसका मतलब आपका एग्जाम भी जल्दी क्लियर होगा। लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस लेके आप काम नहीं कर पाओगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।